नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से होंगे। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, उसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस तक पहुँच गए थे। तो पिछली क्लास को अगर ध्यान में रखा होगा, तो 50 क्वेश्चन हमारा जो 51वां क्वेश्चन था, वो था भारी जल। भारी जल का मतलब हमारा हैवी वाटर से होता है। भारी जल का प्रयोग जो है, वो हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि भारी जल जो है, उसका फॉर्मूलेशन क्या है, क्या फॉर्मूला होता है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, ये D2O। तो भारी जल के बारे में अगर प्रश्न पूछता है, तो यहाँ आंसर हमारा क्या जाएगा? D2O से रिलेटेड। इसके बाद का जो सेक्शन है, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखें, कॉपी पेन अपना साथ लेके देखें, और ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए आज का डिस्कशन हमारा होगा। देन नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्राकृतिक संपदा प्रश्न है हमारा कि प्राकृतिक संपदा क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऊर्जा भी सौर ऊर्जा होती है, प्राकृतिक संपदा है। वन भी प्राकृतिक संपदा है। जल वाटर हमारे पृथ्वी पर जो 71% वाटर है टोटल एरिया का, तो वो ध्यान रखना है, वो भी हमारी प्राकृतिक संपदा है। तो इसका आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी चला जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि नर्मदा नदी के ऊपर जब बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात की गई, तो नर्मदा के आसपास के जो लोग थे, वनों में रहने वाले जो कुछ ट्राइबल एरिया के लोग थे, उनको वहां से विस्थापित करने की बात की गई। तो विस्थापन के विरुद्ध वहां के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन का रूप दिया। उनमें से कौन प्रमुख थे? तो आपने एक बहुत पॉपुलर नाम सुना होगा, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर की के साथ में जो थे बाबा आमटे। मेधा पाटेकर जो हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके साथ में काम किया था अरुंधति रॉय, नाम सुना होगा आपने। तो मैंने यदि आपसे कोई लीडर पूछता है, तो मेधा पाटेकर जी का प्रमुख योगदान रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए। इसके बाद देखिए सुंदरलाल। तो सुंदरलाल जी हैं, तो उनके नाम में अगर बहुगुणा जोड़ देते हैं, तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। राजेंद्र सिंह जी जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया है। इससे पहले के क्लास में मैंने इनके बारे में बताया था। इनको हम लोग वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष के नाम से जानते हैं। राजस्थान में इन्होंने जल संरक्षण पर बहुत अधिक कार्य किए थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारा जो है, वो है भारत का मैनचेस्टर। देखिए इंग्लैंड में एक शहर है मैनचेस्टर, जो सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र है। सूती वस्त्र उद्योग आपने सुना होगा, भारत का प्राचीन उद्योग है। सूत जो है वो कपास से बनता है, आपने सुना होगा। और कपास जो है, ये काली मिट्टी से ज्यादा उत्पादन होता है। कपास की मिट्टी, कपासी मिट्टी पूछेगा तो हम लोग यहां बात करेंगे। तो काली मिट्टी की प्रमुख फसल जो है वो कपास है, और कपास से सूत का निर्माण होता है। गांधी जी का चरखा आपने सुना होगा कि सूत के कपड़े, खादी के कपड़े जो थे, थोड़ा सा रफ एंड होते थे, रफ एंड टाइप होते थे। तो गांधी जी ने कहा कि स्वदेशी पहनिए, अपने कपड़े स्वयं चरखे पे कातिए। यहाँ कपास का जो रेशा है, ये अगर हम बायोलॉजिकल बात करेंगे, तो ये सेलुलोज का बना होता है। ये ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि कपास के रेशे में क्या होता है, तो सेलुलोज, इट इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है। तो प्रश्न के आंसर के हिसाब से देखिए, भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो हमारा अहमदाबाद होगा। अब देखिए इसमें रिलेटेड दो प्रश्न और करेगा। पहले पूछेगा भारत का मैनचेस्टर, तो अहमदाबाद प्रमुख शहर है। काफी सूती मिल है, कॉटन की मिल है हमारी अहमदाबाद में है, गुजरात का एक शहर है। इसके बाद बात करेगा आपसे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत के मैनचेस्टर में यदि शहर की बात करेगा, तो हम लोग कानपुर को लेके चलेंगे। कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक महानगर है। कानपुर में काफी सूती मिलें हुआ करती थी। तो मैनचेस्टर की संज्ञा जो थी उत्तर भारत की, वो कानपुर को चली गई। इसमें ही आपको क्वेश्चन करेगा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, तो उसका आंसर जाएगा कोयम्बटूर। ये ध्यान रखने वाली बात है को कोयम्बटूर को हम लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो देखिए एक प्रश्न में तीन प्रश्न आपके बन रहे हैं कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ये ध्यान रखना है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो क्या जाएगा? कोयम्बटूर। और इसमें एक आंसर दिया हुआ है बेंगलोर। बेंगलोर आपने सुना होगा, सिलिकॉन की घाटी, सिलिकॉन की वैली यदि पूछा जाए, तो सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स वगैरह का इसका फॉर्मेशन होता है। तो बेंगलोर जो है, इसको हम लोग सिलिकॉन की घाटी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा प्रश्न है ब्रॉस क्या है? तो ब्रास आपने सुना होगा, जब देखा होगा शादी विवाह होते हैं तो बैंड बहुत बजते हैं। बैंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सुना होगा, पर्टिकुलर लिखा रहता है बैंड का नाम, और ब्रॉस बैंड। तो ब्रॉस का मतलब होता है कि एक मिश्र धातु से बनी होती है ब्रॉस। मुख्यतः इसके अंदर जो है आपने सुना होगा, तो पीतल रूपी ये होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो कॉपर में यदि Zn मिला दिया जाए तो ब्रॉस का निर्माण होता है। ब्रॉस के जो बैंड होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो अच्छी आवाज देते हैं, अच्छी ध्वनि का निर्माण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रास क्या है,
तो यहाँ बात करेंगे कॉपर और जैडेन से मिलकर बना होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है नौसादर क्या है। केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। नौसादर हमारा जो है वो NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड से हम लोग बात करेंगे। सूत्र पूछा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ब्रॉन्ज में क्या होता है। ब्रॉन्ज मेडल सुना होगा। ब्रॉन्ज मेडल एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है और एक ब्रॉन्ज होता है। तो नंबर 1 जो पोजीशन प्राप्त करता है उसे गोल्ड मिलता है, सेकंड नंबर को सिल्वर मिलता है, थर्ड नंबर को कांस्य पदक सुना होगा, तो उसको हम लोग जो है वो क्या देते हैं, ब्रॉन्ज देते हैं। तो ब्रॉन्ज जो है ये कांस्य युगीन, कांस्य कहते हैं, वैसे कांसा कहते हैं इसको। कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब यहां पूछा है कि ये किस कैसी मिश्र धातु है। तो ब्रॉन्ज में कॉपर और एसएन, एसएन जो है इसको हम लोग टिन बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो कॉपर और एसएन का मिश्रण इसके अंदर होता है। तो आंसर हमारा जो होगा वो बी जाएगा, कॉपर और एसएन। अगला देखिए प्रश्न है झूम खेती। बहुत अच्छा है। झूम खेती क्या है। देखिए प्राचीन कृषि प्रणाली है झूम खेती। जब जंगलों में मानव निवास करता था तो अपनी जरूरत के लिए, अपने जीवन को निर्वहन के लिए खेती करता था। तो प्राचीन समय में लोग जंगलों को काटकर उनका दहन करके, कर्तन, स्लैश बर्निंग, इस तरीके से प्रश्न करेगा। स्थानांतरित कृषि भी इसको कहते हैं। तो झूम खेती से खतरा किसको है। बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जंगलों को काट के खेती की जाती है तो वनों को खतरा होगा, ये ध्यान रखना है। भारत में झूम खेती के अलग अलग नाम है। अगर झूम आता है तो यहाँ पर राज्य जाएंगे हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। यहाँ पर जो लोग हैं वो झूम कृषि के बारे में, यहाँ झूम कृषि के नाम से जानते हैं। भारत के अन्य जगह पर ये खेती अन्य नाम से जानी जाती है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कुडनकुलम। कुडनकुलम, ये कुडनकुलम जो है ये नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। संयंत्र का मतलब होता है एटॉमिक पावर प्लांट से रिलेटेड होता है, जहां हम लोग बिजली उत्पादन के लिए यहाँ पर इनका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का प्रयोग करते हैं। तो कुडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ है। बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है, कुडनकुलम। और देखिए जितने भी परमाणु पदार्थ जो भी हम नाभिकीय संयंत्रों में यूज करते हैं, लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलती है। इसमें प्रश्न एक पूछता है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र है उसमें रिएक्शन किस तरीके से होती है। तो ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ नाभिकीय विखंडन होता है। सूर्य के ऊर्जा में नाभिकीय संलयन था, यहाँ क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। और अंतिम प्रोडक्ट, जो अंतिम उत्पाद हमारा बनता है, किसी भी, आपसे प्रश्न कराएगा, किसी भी नाभिकीय पदार्थ से, किसी भी परमाणु पदार्थ से जो अंतिम उत्पाद हमारा जो बनता है एज ए राख के रूप में, वो लेड होता है। लेड का मतलब सीसा, ये ध्यान रखना है, पीवी कहते हैं इसको। तो ये अंतिम उत्पाद होता है जब इसकी राख हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा जो होगा तमिलनाडु जाएगा। अपने उत्तर प्रदेश में भी इस टाइप का एक प्लांट है, नरोरा सुना होगा, बुलंदशहर में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। एक राजस्थान में सुना होगा आपने प्लांट जिसका नाम है रावत भाटा। इस तरीके से ध्यान करेंगे तो बता देंगे क्या पूछ रहा है आपसे। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से द्रव धातु। बहुत अच्छा प्रश्न है कि द्रव, आपने देखा होगा जब फीवर आता है तो थर्मामीटर से हम लोग फीवर को चेक करते हैं। देखा होगा फ़ारेनहाइट में हम लोग उसके टेम्परेचर का मापन करते हैं। तो द्रव धातु कौन सी है। तो पारा हमारी जो है वो द्रव धातु है, भारी धातु भी है। पारे को हम लोग जो हैं वो पारा भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं, और इसको हम लोग जो है वो मरकरी भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन को हटके भी पूछता है कि पारा पारद भी है, पारा पारा ही है, और पारा क्या है, मरकरी है। इससे जापान में एक रोग होता है, मछलियां खाने से वो रोग लोगों में पहुंच गया। जापान का पारा युक्त पानी जब वहां के समुद्रों में गया तो उस रोग का नाम है मिनामाटा। ये प्रश्न पूछा गया है कई सारे एग्जाम में कि मिनामाटा रोग की उत्पत्ति किस देश से हुई। तो हम लोग बता देंगे कि मिनामाटा रोग जो है वो जापान से आया है। तो मरकरी के कारण होता है, मरकरी का सांद्रण, कंसंट्रेशन जब बढ़ जाए तो मिनामाटा डिजीज हो जाती है। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा जो है वो आएगा बीओडी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि बीओडी। देखिए बीओडी का संबंध यदि आपसे पूछता है तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सुन लीजिए, ये जो है क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कभी कभी कहीं कहीं आपको इसका फुल मीनिंग जो होगा वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी लिखा मिलेगा, लेकिन इसको जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बीओडी का संबंध किससे है। तो बीओडी का संबंध, हम लोग जल के अंदर यदि प्रदूषण की कोई माप करते हैं तो हम लोग बीओडी का स्तर देखते हैं। जंगल जो जीव होते हैं जल के हमारे, वो वहाँ रहने वाले जीव हैं या उनकी बीओडी कम हो गई है, जीवों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। एक इसी के साथ में होता है सीओडी मान, जिसको हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। एक होता है इसी में डीओ,
डिसॉल्व ऑक्सीजन, कि जल के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है जो जलीय जीवों को वो ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। अगर वो घुली हुई ऑक्सीजन 8 mg प्रति लीटर से कम है तो माना जाता है कि जल अत्यधिक प्रदूषण की श्रेणी में है। जंगली जो जलीय जीव होते हैं उनकी मृत्यु तक होने की संभावना होती है। तो बीओडी मानक है किसका? प्रदूषित गंदे पानी में प्रदूषण को ज्ञात करने का। गंदा पानी है तो उसमें बीओडी का मान चेक किया जाता है। अगला देखिए प्रश्न है हमारा, अगला जो हमारा जो लास्ट टॉपिक्स थे उसके 10 प्रश्न हमने अभी डिस्कस कराए हैं। अगला नया टॉपिक्स हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है प्राकृतिक संपदा व संसाधन के संरक्षण में आम आदमी की भूमिका। ह्यूमन के जो इंटरफियरेंस है प्राकृतिक सिस्टम में, प्राकृतिक संसाधनों में, उससे रिलेटेड हमारे प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है वन संरक्षण द्वारा वन प्रबंधन के अंतर्गत विचार है। किसका विचार है ये? तो ये इसमें मेन आंसर हमारा वन सर्वेक्षण जाएगा। वनों का हम लोग एक सर्वे करते हैं। यहां यदि प्रश्न ये आता है कि भारत में वन सर्वेक्षण केंद्र, ये ध्यान रखना है, यहां पर करेगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न यही करेगा फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। तो ये दो ऑफिस हैं, ये दो केंद्र हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया। इनका हेडक्वार्टर कहां है? तो आंख बंद करके आंसर हमारा जो होगा वो देहरादून जाएगा। क्या जाएगा? देहरादून। देहरादून हमारी कैपिटल भी है, उत्तराखंड की, पता होगा आपको। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और फॉरेस्ट रिजर्व ऑफ इंडिया, वन सर्वेक्षण केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र, यदि आपसे क्वेश्चन आता है तो आंसर हमारा क्या जाएगा? देहरादून जाएगा। इस विशेष तौर पर इसको ध्यान रखेंगे। तो वन संरक्षण के प्रबंधन के अंतर्गत हमारा क्या आता है? वन सर्वेक्षण, सर्वे करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है भारत के संकटग्रस्त पादप जाति में, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जितने भी पादप जातियां, सबसे पहले है पादपों के समुदाय को हम लोग जो हैं वो फ्लोरा कहते हैं। पादपों का जो भी समुदाय इस पृथ्वी पर है वो किसके नाम से जाना जाएगा? फ्लोरा के नाम से। अब इनमें से कौन सा ऐसा वृक्ष आपको लग रहा है जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत महंगा भी आता है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है चंदन का पेड़। सर्वाधिक चंदन उत्पादन अगर प्रश्न आता है कि कहां होता है, तो हो चंदन उत्पादन सर्वाधिक जो है वो कर्नाटक में होता है। ये ध्यान रखना है। देखिए अभी पिछले महीनों पूर्व एक मूवी आई थी पुष्पा 2, आपने देखा होगा। तो पुष्पा 2 मूवी में आपने देखा होगा कि चंदन के बारे की तस्करी दिखाई गई है। चंदन में भी लाल चंदन, और लाल चंदन के बारे में कि कैसे लाल चंदन कटता है, कैसे उसको इंटरनेशनली उसकी जो है एक तरीके की तस्करी होती है, कैसे बेचा जाता है। तो ध्यान रखने वाली, चंदन बहुत महत्वपूर्ण है। चंदन का प्रयोग हम लोग पूजा पाठ में भी करते हैं। इसका नाम होता है सेंटलम एल्बम। ये ध्यान रखना है, चंदन का जो नाम है वो क्या होता है? सेंटलम एल्बम। विशेष तौर पर हमें इसे ध्यान रखना है, ठंडा होता है, धार्मिक महत्व भी इसका है। तो यहां पूछा है कि संकटग्रस्त पादप जाति में कौन शामिल है? तो आंसर हमारा क्या जाएगा? चंदन के लिए जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है नगरों में ऊर्जा संकट के कारण। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, छोटा सा, यदि बालक होगा वो भी बता देगा कि मम्मी पावर कट हो गई। तो सिंपल सा आंसर हमारा क्या है कि जब ऊर्जा की नियमित कटौती होती है उसको क्या कहेंगे? पावर कट। ये ध्यान रखना है। अगला देखिए नेक्स्ट है जल संकट से निपटने का एक मात्र उपाय है। जल के संकट से हम कैसे निपट सकते हैं? आने वाला समय जो है वो जल को लेकर बहुत क्राइसिस का है, क्योंकि निरंतर आपने देखा होगा बहुत अधिक जल के दोहन करने से, जल को यूज करने से बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। तो जल का जो ग्राउंड वाटर है वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो यहां हमें क्या करना पड़ेगा? वर्षा जल का संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग। यहां ध्यान रखने वाली जो बात है वो क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो जल संग्रहण जितना अधिक होगा हमारे लिए, प्रकृति के लिए उतना ही अच्छा होगा, मानव जाति के लिए उतना अच्छा होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा वर्षा जल का संग्रहण। अगला प्रश्न है जल ग्रहण क्षेत्र की सीमा। जैसे कोई दो देश हैं या दो कोई प्रदेश हैं, उनके बीच की सीमा अगर जल ग्रहण का कोई क्षेत्र आ रहा है तो कैसी होती है? तो ये ध्यान रखना है प्राकृतिक सीमा ही निर्धारित होती हैं, या विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो नेचुरल हो गया यहां पर। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला पादप। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए खाद्य श्रृंखला में जो पादप है ये T1 है, ये कीट है ये T2 है, मेढक जो है वो T3 है। ये हमारी खाद्य श्रृंखला का मतलब यहां हो गया फूड चेन। अब पूछा है कि पादप को खाया कीट ने, कीट को खाया मेढक ने, मेढक को कौन खाएगा? आंसर हमारे पास है। तो देखिए ये भी शाकाहारी है, ये भी शाकाहारी है, ये मांसाहारी है। लेकिन यहां आंसर के हिसाब से बात करेंगे तो भेड़िया, तो मेढक तो बहुत छोटा होता है, उसका शिकार तो नहीं करेगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा? कोबरा जाएगा। तो ए के साथ हम किसको अटैच कर देंगे? कोबरा का मतलब कोबरा नाग होता है, तो रिलेटेड जाएगा। और इससे अगर आगे प्रश्न है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बाज। नाग को कौन, कोबरा को कौन ले जाता है, कौन शिकार करता है कोबरा का?
तो बाज जो है ये शीर्ष उपभोक्ता हो गया। बाज कौन हो गया? शीर्ष उपभोक्ता हो गया। प्रश्न के अनुसार हमसे पूछ रहा है कि यहां ए में कौन आएगा, तो ए का आंसर जो होगा हमारा क्या जाएगा? कोबरा जाएगा। विशेष तौर पर यहां इस तरीके के प्रश्न जो फूड चेन के होते हैं, यहां थोड़ा सा कंसंट्रेट ध्यान देने वाली बातें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक अनुक्रम। यह ध्यान रखना है, अनुक्रम को हम लोग सक्सेशन कहते हैं। अनुक्रम का अर्थ यह होता है कि कोई खाली पड़ी भूमि है, उस पर एक समय समय पर वहां पर कुछ पादप, कुछ जंतु धीरे धीरे आते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो जगह जो होती है वो घने जंगल में कन्वर्ट हो जाती है, बड़ी डेंसी हो जाती है। ये ध्यान रखना है। तो यहां इसके बारे में पूछा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम समुदाय क्या होगा। तो देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन में अंतिम जो समुदाय है, ये अंतिम के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद ये समुदाय नष्ट होगा, दोबारा से समुदाय रिवाइव करेगा। तो अंतिम समुदाय जो होगा वो क्लाइमैक्स। किसी भी मूवी का आपने देखा होगा, हम लोग लास्ट सीन देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमैक्स ही कहते हैं। तो अंतिम बात हो रही है, तो यहां हमारा जो आंसर होगा अंतिम समुदाय के बारे में, वो क्या जाएगा? क्लाइमैक्स जाएगा। अगर यही प्रश्न ये पूछता कि किसी पारिस्थितिक अनुक्रम में, इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्रारंभिक समुदाय क्या होगा, तो आंसर हमारा जो था वो पायनियर जाएगा। पायनियर का मतलब होता है दैट द फर्स्ट टाइम। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल के क्षेत्र में पहली अगर कोई कंपनी जिसने सबसे पहले मोबाइल बनाया था, वो मोटोरोला थी। तो मोटोरोला को हम लोग दैट द पायनियर ब्रांड बोलते हैं। तो पायनियर कंपनी हो गई वो। इसी तरीके से किसी पारिस्थितिकी अनुक्रम में जो शुरुआत होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? पायनियर कहेंगे। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम समुदाय का मतलब पूछ रहा है, तो हम लोग क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स को हम लोग अगर हिंदी में करना चाहें तो इसको हम लोग चरम समुदाय भी कहते हैं, लेकिन प्रश्न में चरम बहुत कम देता है, यह ध्यान रखना है। हमसे क्लाइमैक्स के बारे में ही बात करेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी, वनों के विनाश के लिए इनमें से सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, यह ध्यान रखना है। तो देखिए, वनों के विनाश के लिए हम लोग दोहन बहुत कर रहे हैं, वनों का उन्मूलन बहुत कर रहे हैं, दोहन बहुत कर रहे हैं, यह ध्यान रखना है। तो अति दोहन, वनों का ज्यादा से ज्यादा हम लोग कटाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है वनों के विनाश के लिए अति दोहन आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में ईंधन का सबसे बड़ा स्रोत। यहां देखिए, सबसे ध्यान देने वाली जो बात है, ईंधन का बड़ा स्रोत पूछा है, और देश हमारे कौन से? विकासशील। दो तरीके के देश होते हैं, विकसित और एक विकासशील, ये ध्यान रखना है। विकसित देशों में बहुत अपर कंट्री शामिल होते हैं, जैसे आपका अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये विकसित हैं। और भारत जो है वो विकासशील देश है। अब देखिए, आप इसके अकॉर्डिंग देखिए, विकासशील देशों में आपने देखा होगा, हम लोग कोई ईंधन गांव देहात में देखा होगा, रोटी भी पकानी है तो लोग लकड़ी लेके आते हैं। तो आंसर जो है प्रश्न के अनुसार हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। विकासशील की बात कर रहा है, पिछड़ों की बात कर रहा है, तो पिछड़े देशों में है विकासशील है। अफ्रीका में चले जाइए, जंगलों से लोग लकड़ी लेके आते हैं, तब अपना भोजन पकाते हैं। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या जाएगा? लकड़ी जाएगा। अगला देखिए प्रश्न है, भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा की विपुल संभावनाएं हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल आपने देखा होगा, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, और ये कह रही हैं कि ऊर्जा, सौर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा आप लोग सेटअप लगाइए। तो गांव देहात में देखा होगा लोग इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट भी हुए हैं। तो यहां पर बात करेगा तो वैकल्पिक ऊर्जा की विपुल संभावनाएं किसमें हैं? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के काफी हमने देखा है कि हम लोग आजकल सोलर एनर्जी पे काफी बेस्ड होते चले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा विपुल संभावनाएं कहां हैं? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में शहरी कूड़ा करकट पर आधारित पहला संयंत्र। यहां पूछा है आपसे कि ये संयंत्र, भारत में पहला संयंत्र शहरी कूड़ा करकट पर आधारित, ये कहां स्थापित हुआ था? तो यहां ध्यान रखना है, शहरी कूड़ा करकट, देखिए महानगरों की बात करेगा तो दिल्ली महानगर हमारा जो है, इसका आंसर जो होगा दिल्ली में हमने सबसे पहले शहरी कूड़ा करकट के रिसाइकिल के लिए और उसके बर्निंग के लिए, उसको जलाने के लिए हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या जाएगा? दिल्ली जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है ये कब आया था? तो 1972 में आया था। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं, कई बार एग्जाम में रिवाइज हुआ है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे हम लोग ध्यान से। वन्य जीवों के, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है। वन्य जीवों में जो पूछा है एक्ट कब आया? तो 1972 में। अगला देखिए, निम्न में से जल के शुद्धिकरण के लिए, जल हम देखा होगा आपने, जनरली पुराने टाइम पर गांव में कुएं वगैरह हुआ करते थे, तो उसमें क्या डाला जाता था? तो जल के शुद्धिकरण के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जितने भी वाटर वर्क्स प्लांट होते हैं, बड़े शहरों में नदियों से भी पानी पहुंचाया जाता है,
तो क्लोरीन युक्त पानी की स्मेल आती है, तो उसमें हम लोग प्रयोग जो करते हैं वो किसका करते हैं, क्लोरीन का करते हैं। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। सुंदरलाल बहुगुणा नाम सुना होगा, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ। चिपको आंदोलन का संबंध जंगलों में पेड़ बचाने से था। किससे था, पेड़ बचाने से। तो इसका बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बता देंगे हम लोग। देखिए चिपको आंदोलन जो है ये हमारा स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आएगा, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आएगा, गौरा देवी पंत का नाम आएगा, ये ध्यान रखना है हमें। और इसी तरीके का चिपको आंदोलन के तरीके का ही एक आंदोलन हमारा कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, जिसको हमने कहा था आपिको आंदोलन। आपिको आंदोलन का अर्थ भी पेड़ों से चिपककर पेड़ों की रक्षा करना होता है, ये ध्यान रखना है। कर्नाटका का आंदोलन था ये, और इसके जो प्रणेता थे वो थे पांडुरंग हेगड़े, ये ध्यान रखना है, पांडुरंग हेगड़े। तो यहां बात करेगा तो पांडुरंग हेगड़े किसके, आपको आंदोलन के। कहां स्टार्ट हुआ था ये कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगर प्रश्न पूछता है कि आपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो कर्नाटका से। उसके प्रणेता कौन थे, तो पांडुरंग हेगड़े। आपसे पूछे चिपको आंदोलन, तो जंगलों में या वृक्षों को बचाने के लिए था, कहां से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड से। इसके प्रणेता या जनक पूछेगा तो वहां पर चंडी प्रसाद भट्ट होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा मेन व्यक्ति होंगे, और महिलाओं में पूछेंगे तो गौरा देवी पंत होंगी, ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए पोटास एक प्रकार का क्या है, तो पोटास सुना होगा हम लोग, पोटास का खाद वगैरह में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पोटास जो है वो क्या है, रासायनिक उर्वरक के रूप में भी कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। अगला देखेंगे कटीली झाड़ियां। कटीली झाड़ियों का मतलब यह है जिस पर कांटे पाए जाएं, इस तरीके से। कटीली झाड़ियां कहां पाई जाती हैं, तो पत्तियां कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बिकॉज और में पानी की वाटर का कंजर्वेशन करना होता है। तो मरुस्थल का टाइप होगा, डेजर्ट का टाइप होगा, और मरुस्थल में उगने वाले पौधों को हम लोग जो हैं वो जीरोफाइट कहते हैं, ध्यान रखना है। इनको क्या बोलेंगे, मरुदुभिद। लेकिन कभी भी मरुदुभिद नहीं देगा कि कोई आप लोग पहचान लेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरोफाइटिक प्लांट। जीरो का मतलब पानी जीरो हो गया, शून्य हो गया, ये ध्यान रखना है। इन पौधों की एक खास बात होती है कि पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और देखा होगा नागफनी जैसे है, इसी का प्लांट है, कैक्टस के प्लांट देखे होंगे, ये कांटे होते हैं इस तरीके से। तो इस प्रश्न को देखते हुए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, मरुस्थल। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। गुब्बारा फुलाने के लिए जो गुब्बारे फुलाते हैं उसमें कौन सी गैस, तो हल्की गैस में अगर गुब्बारा उड़ाना भी है तो हल्की गैस के रूप में हम लोग वो हीलियम का प्रयोग करते हैं। हीलियम एक जो है वो अक्रिय तत्व है, इनर्ट गैस के रूप में हम लोग इसको बात करते हैं, तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खनिज ईंधन का कौन सा उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन ऐसा है जो खनिज ईंधन नहीं है। तो देखिए खनिज ईंधन के बारे में पूछ रहा है, फॉसिल फ्यूल की बात कर रहा है, तो कोयला खनिज ईंधन है, यूरेनियम खनिज ईंधन है, प्राकृतिक गैस जैसे मैंने बताया था आपको, सीएनजी गैस जो है नदी घाटियों के बेसिन में प्राप्त होती है, तो वो भी हमारी प्राकृतिक गैस है। प्लेटिनम हमारा खनिज ईंधन में नहीं जाएगा, ईंधन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये सभी चीजें ईंधन में प्रयोग होती हैं, लेकिन प्लेटिनम हमारा ईंधन में प्रयोग नहीं होता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जो जीवाश्म का मतलब फॉसिल फ्यूल नहीं है, इनमें से कौन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो देखिए लकड़ी हमें सीधी प्राप्त हो जाती है, बाकी पेट्रोल, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, डीजल, ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन है। कौन नहीं है, लकड़ी। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, लकड़ी के बारे में जाएगा। तो जीवाश्म ईंधन नहीं पूछा है, तो प्रश्न हमारा जो होगा वो क्या जाएगा, लकड़ी जाएगा। वुड को हम लोग डायरेक्ट ले आते हैं जंगलों से या हमारे जो खेत खलिहान होते हैं वहां से, तो ये जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन हमारा जो है वो जीवाश्म ईंधन है। अगला है, पानी में कठोरता का कारण क्या है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है कि पानी क्यों कठोर होता है। समुद्री जल खारा होता है, आपने देखा होगा, कुछ झीलों का भी जल खारा होता है। तो समुद्री जल जो खारा होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम, कठोरता जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण आती है। कभी कभी आपने देखा होगा फ्लोराइड युक्त पानी भी होता है, कहीं कहीं बेल्ट में देखा होगा, तो फ्लोराइड युक्त पानी से कभी कभी हाथ पैर टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं, एक फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न कह रहा है कि पानी में कठोरता, तो पानी में जैसे अम्ल होंगे, अम्लों का यदि सपोज साल्ट मिनरल्स ज्यादा होंगे तो उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनकी अधिकता होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कि कोयला उत्पादन कहाँ है, तो यहाँ चीन आंसर जाएगा। कोयला उत्पादन में नंबर 1 जो है वो चीन है। अगला देखेंगे हम लोग, खाद्य कड़ी में शाकाहारी, बहुत अच्छा पूछा है, खाद्य कड़ी में इनमें से शाकाहारी कौन होते हैं। तो देखिए अपघटक शाकाहारी नहीं होंगे। अपघटक का मतलब यहां से होगा कि जो सड़े गले पदार्थों को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। तो
खाद्य कड़ी में उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। सही सा आंसर जो हमारा वो क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता जितने भी होंगे वो सभी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। ये ध्यान रखना है, दैट इज द प्राइमरी कंज्यूमर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस वाटर डे है, ये सबको पता है। इसका आंसर जो होगा वो 22 मार्च जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के पिता, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे वैज्ञानिक जो हैं, वो सारे वैज्ञानिक जो हैं उनका संबंध कहीं ना कहीं विज्ञान से है, बायो से है, ये ध्यान रखना है। तो वनस्पति विज्ञान के पिता जो हैं वो थियोफ्रास्टस हैं। सबसे पहले आंसर हमारा क्या जाएगा, थियोफ्रास्टस। अगर मेंडल के बारे में पूछेगा तो जेनेटिक्स, आनुवांशिकी जो हमारा है, मेंडल ने मटर के ऊपर प्रयोग किए थे, तो मेंडल जो है वो जेनेटिक्स, आनुवांशिकी के पिता हैं। लीनियस के बारे में, सी लीनियस के बारे में बात करें तो यहां हमें बताना है कि वर्गीकरण की इकाई, जीवों को वर्गीकरण करके इन्होंने जो था वो 2 नाम दिए थे। जीवों के कितने नाम दिए थे, 2 नाम दिए थे, जिनको हमने कहा द्विनाम पद्धति। जीवों के बारे में द्विनाम पद्धति का वर्गीकरण किया था। तो सी लीनियस जो है वो वर्गीकरण के भी पिता हैं, द्विनाम पद्धति के भी पिता हैं। प्रश्न में पूछा है वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोफ्रास्टस जाएंगे। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाटर लॉगिंग, लॉगिंग का मतलब होता है किसी चीज को बांधना या रोकना। तो वाटर लॉगिंग का संबंध किससे है, तो देखिए वाटर लॉगिंग जो है वो मृदा भी या जल, मृदा जल दोनों जो है, मृदा ही पानी को रोक के रखती है, ये ध्यान रखना है। तो वाटर लॉगिंग का संबंध जो है वो किससे है, मृदा से और जल दोनों से है। लॉगिंग का मतलब रोकना। अगला देखिए प्रश्न चलेंगे। जल से बाष्पकरण होने की, जल से जलवाष्प होने की प्रक्रिया, जल से जलवाष्प बन रही है, यह ध्यान रखना है। तो सिंपल सा आंसर है वेपोराइजेशन होता है, बाष्पीकरण होता है। अगर वर्षा हो रही होती तो उसके अलग टाइप जाते। तो यहां क्या होगा, यहां से बात करेगा तो क्या होगा, बाष्पीकरण, भाप का बनना। अगला है नेक्स्ट देखिए, श्वेत क्रांति, बहुत अच्छा प्रश्न है कि श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति क्या है, किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है गुजरात राज्य में श्वेत क्रांति को लेके आए थे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गुजरात में श्वेत क्रांति जो थी वो लेके आए थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये हो जाती है कि वर्गीज कुरियन नाम से आपको जो है ये विदेशी लग रहे होंगे, लेकिन सही बात यह है कि वर्गीज कुरियन जो हैं ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। ये एक्चुअली क्या था कि ये ईसाई धर्म से संबंधित हैं और ये केरल राज्य से बिलोंग करते थे। अंग्रेजों के समय पर इन्होंने यहाँ पर जॉब की थी। तो किसानों के, गुजरात के जो किसान थे वो अपना दूध जब लेके आते थे तो उनके दूध को बड़े औने पौने दाम पर किसान लेते थे। इन्होंने देखा किसानों का बहुत शोषण हो रहा है, तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई और कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत उन्होंने एक दूध के कलेक्शन का सेंटर सोसाइटी के रूप में स्थापित किया, जो आगे जाके बहुत प्रसिद्ध हुआ। आजकल आप देखते हो कि इंडिया जो दूध पी रहा है वो अमूल का दूध पी रहा है। तो ये अमूल जो कंपनी है हमारी, AMUL, ये ध्यान रखना है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसको शॉर्ट में हम लोग अमूल कहते हैं। तो अमूल की शुरुआत जो है वो आनंद, गुजरात में एक जगह है जहां से हुई थी। तो ये गुजरात के अंदर सबसे पहले दूध की बाढ़ आई, दूध की क्रांति आई, जिसको हमने श्वेत क्रांति कहा। इसमें प्रमुख योगदान जो है भारतीय वैज्ञानिक किसका है, वर्गीज कुरियन का है। तो दुग्ध क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से होगा। दूसरा बात एक और बता दूं, अगर आपसे प्रश्न आता है कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है, तो अपना देश ही जाएगा, भारत देश। हम लोग दूध उत्पादन सर्वाधिक कर रहे हैं। अगर यही प्रश्न आता है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश जाएगा, यह ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले पशु या लाइव स्टॉक्स या मवेशी किस राज्य में है, तो भी उत्तर प्रदेश ही जाएगा। और विश्व में पूछा जाएगा तो भारत जाएगा, यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से, दुग्ध उत्पादन क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जूलॉजिकल गार्डन, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जूलॉजिकल गार्डन, देखिए इस तरीके का प्रश्न आता है, जूलॉजिकल गार्डन कहाँ है। जूलॉजी का मतलब यहां पर वन्य जीवों का एक गार्डन है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं। तो देखिए आंसर जो होगा वो हमारा जाएगा कलकत्ता में। यहां भारत लिखा हुआ है, इसका आंसर भारत, यहां भारत होगा, भारत की जगह थोड़ा सा टाइपिंग का है, तो कलकत्ता हमारा आंसर होगा। यहां पर जूलॉजिकल गार्डन के बारे में पूछ रहा है। अब देखिए यहां एक प्रश्न और पूछेगा, जैसे आपसे पूछे कि जूलॉजिकल गार्डन क्या है, तो इसको लिख देंगे ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी इसी संबंधित है। इसके बाद पूछेगा BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बोटेनिकल में वनस्पतियां आ जाएंगी और जूलॉजिकल में हमारे जंतु आ जाएंगे। जंतु प्राणी उद्यान के बारे में बात करें, वनस्पति प्राणी उद्यान के बारे में बात करें, या फिर आपसे कहे कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जू, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां है, इसकी भी बात करें, तो भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर जूलॉजिकल, BSI और ZSI का आंसर पूछे, तीनों का ही आंसर हमारा क्या जाएगा, कलकत्ता जाएगा।
आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें कि कलकत्ता में क्या क्या है। तो जेडएसआई भी कलकत्ता में है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी कलकत्ता में है, बीएसआई भी वनस्पतिक उद्यान भी कलकत्ता में है, और हमारा जूलॉजिकल गार्डन पूछा है तो कहाँ आंसर जाएगा, कलकत्ता जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है पोटेशियम का प्रतीक। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, पोटेशियम क्या है, तो पी से स्टार्ट हो रहा है लेकिन हमारा साइन क्या होगा, के होगा पोटेशियम के लिए, ये ध्यान रखना है। सिंबल पूछा है आपसे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है, तो यह आंसर हमारा जो होगा वो गोदावरी जाएगा। दक्षिण भारत में नदी जो है लंबाई में यदि हम लोग बात करेंगे तो गोदावरी। गोदावरी जो है आपने सुना होगा नासिक के पास में एक पहाड़ी है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी, ये ध्यान रखना है। एक आपने श्लोक सुना होगा त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टवर्धनम, तो यहाँ बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक धार्मिक केंद्र है, तो यहीं के पास से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होता है, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। तो दक्षिण भारत की लंबी नदी पूछी है तो आंसर हमारा क्या जाएगा, गोदावरी जाएगा। इसमें देखिए दक्षिण भारत की एक नदी और है हमारी कावेरी, ये ध्यान रखना है। तो कावेरी थोड़ी सी भिन्न है लेकिन लंबाई में पूछा है तो आंसर हमारा क्या जाएगा, गोदावरी जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान में जल संरक्षण के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विख्यात हैं। इससे पहले वाली सीरीज में भी ये प्रश्न आया था कि जल संरक्षण के क्षेत्र में किसका योगदान है, तो मैंने अभी बताया था कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, तो राजेंद्र सिंह ही वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। बाकी मैंने आपको बताए थे कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो है वो चिपको आंदोलन से है, बाबा आमटे का संबंध जो है वो मेधा पाटेकर के साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। स्वामीनाथन को यहां पर अगर चाहो तो आप एम एस स्वामीनाथन कह सकते हो, तो एम एस स्वामीनाथन का संबंध जो है वो भारत में ये जो थे वो हरित क्रांति लेके आए थे। तो भारत में हरित क्रांति कौन लेके आए थे, तो स्वामीनाथन जी लेके आए। और हरित क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस फसल के लिए हुई, तो गेहूं के लिए हुई। ये विशेषतः ध्यान देने वाली बात है कि भारत में हरित क्रांति अगर अनाजों में आई तो सबसे पहले कौन से अनाज के लिए आई, तो गेहूं के लिए आई, देन अन्य फसलों के लिए आई, तो उसके बाद फिर चावल के लिए आई। यही प्रश्न पूछता है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग जी और स्वामीनाथन जी ने एक साथ मिलकर कार्य किया है एज ए नया आयाम विज्ञान को देने के लिए। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो हमारे एम एस स्वामीनाथन हैं। प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए विख्यात, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, राजेंद्र सिंह जाएंगे, द वाटरमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फोना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि फोना शब्द का प्रयोग देखिए FAUNA, मैंने अभी बताया था। फोना यदि कहीं पूछ रहा है प्रश्न में तो इसका मतलब होगा जंतुओं का समुदाय। किसका होगा, जंतुओं का। तो जंतुओं का जो हमारा समुदाय होता है उसका संबंध जो है वो हमारा किससे होगा, फोना से। अगर यही होता पादपों का समुदाय, पौधों का समुदाय, देखिए ये लिखा हुआ है पौधों के लिए, तो यहां टर्म हमारा चला जाएगा फ्लोरा। ये ध्यान रखना है। इसको याद कैसे करेंगे, पादपों को, पौधों को हम लोग ट्री मान लें, क्या मान लें, ट्री मान लें पादपों को। और देखिए ये आर जो है वो इसके आर से जोड़ देंगे। अगर प्रश्न में हो जाए कि फोना कब बताया, फ्लोरा कब बताया, तो जिसमें आर हो वो ट्री के साथ जोड़ देंगे। तो आर फॉर आर, फ्लोरा का संबंध किससे, ट्री से। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लोरा यदि पूछता है तो पौधों का, पादपों का समुदाय, और फोना पूछता है तो जानवरों के समुदाय की यहां हमसे बात करेगा। विशेषतः इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे। और फ्लोरा और फोना जो हैं ये दोनों जैविक घटक होते हैं। फ्लोरा का मतलब यहां पादपों से है, फोना का मतलब यहां पर हमारा जो है वो जंतुओं से है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न उसी से लगा हुआ पूछ लिया है हमसे, फ्लोरा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो फ्लोरा शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, किसके लिए किया गया है, तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, उसी से रिलेटेड है तो क्या जाएगा, पौधों के लिए हुआ है। ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। अगले सेक्शन में हम लोग मिलेंगे। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।